कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 13 जीव और समष्टियां भाग 3 अनुकूलन और समष्टियों में मैं रेणु अग्रवाल आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं। भाग 2 में हमने पढ़ा था अजैविक कारकों के साथ साथ अजैविक कारकों के प्रति जीवों की किस प्रकार की अनुक्रियाएं थी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अनुकूलन के बारे में और साथ ही पढ़ेंगे हम समष्टि के बारे में। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इन सभी को हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। अनुकूलन, एडेप्टेशन, जीव का कोई भी एक ऐसा गुण है जो कि व्यवहारिक स्तर पर, आकारिकी स्तर पर या कार्यकी स्तर पर उसे वातावरण में जीवित रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। कैसे? जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी जीव है, इसका दो ही तरह से स्वार्थ होता है कि या तो वो जीवित रहना चाहेगा या फिर वह जनन करना चाहेगा। नो डाउट, जीवित रहना तो बहुत जरूरी है उसे। जनन करना क्यों चाहेगा? ताकि उसकी ऑफ स्प्रिंग या संतति पैदा हो, ताकि वातावरण को निरंतरता मिल सके। जनन करने के लिए और जीवित रहने के लिए वह वातावरण से अनुकूलन करता है। व्यवहारिक स्तर पर यानी कि किसी भी साधन को वह अपना लेता है, इंटरनल लेवल पर नहीं, एक्सटर्नल लेवल पर, आकारिकी लेवल पर यानी कि मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर किसी भी तरीके से अपने आप में कुछ चेंज करके, या कार्य के स्तर पर यानी कि अपनी इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में चेंज कर लेता है। इस कारण से वह अपने आप को वातावरण में रहने के योग्य बना लेता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में रहने वाला कंगारू चूहा। आप इस चूहे को देख पा रहे हैं, यह चूहा कंगारू चूहा है। देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बड़ा हो गया, जो बात हमने पहले भी की थी। ये कंगारू चूहा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबी लंबी छलांगे भरता है कंगारू के जैसी। इसका नाम यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है? ये उत्तरी अमेरिका में रहता है, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है इसके एनवायरनमेंट में, ये पानी बहुत ही कम यूज में लेता है। तो पानी की आवश्यकताएं पूरी कहाँ से करता है? तो इनकी बॉडी में आंतरिक वसा होती है, इंटरनल फैट होता है, उस फैट का ये ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करने के कारण इसके पास बाई प्रोडक्ट के रूप में जल उपलब्ध रहता है। यानी कि इसने जल की आवश्यकता कहाँ से पूरी करी? अपनी कार्यकीय प्रक्रियाओं के द्वारा। आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण, जल का निर्माण, यही जल वह अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए करता है। और जो यूरिन इसका निकलता है वह भी बहुत ही सांद्रित होता है, यानी कि उसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है। मरुस्थलीय पादपों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा, जैसे कि आप ये मरुस्थलीय पादप दिख पा रहे हैं, पत्तियां इसकी कैसी है? एकदम चिमड़, मोटी, और एक आउटर लेयर क्यूटिकल का आवरण इनके ऊपर पाया जाता है। रंध्र गर्तीय यानी कि रंध्र गर्तों में दबे हुए होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम से कम हो सके। और मरुस्थलीय पादपों की पत्तियां, जैसे कि आप यहाँ पर कैक्टस में देखेंगे, नागफनी में देखेंगे, नागफनी के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ कांटेनुमा संरचनाएं हैं। तो ये कांटे क्या है? ये कांटे हैं इसकी रूपांतरित पत्तियां। क्यों रूपांतरण करना पड़ा? क्योंकि लीफ के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, लीफ में पाए जाते हैं रंध्र, इसको करना है वाष्पोत्सर्जन कम से कम। तो इन्होंने क्या अनुकूलन अपनाया कि ये बिल्कुल कांटों में रूपांतरित हो गई। तो ये आकारी के स्तर पर चेंज हुआ। और प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा इनका तना। जैसे कि आप ये स्टेम को देख पा रहे हैं, ये स्टेम ग्रीन है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज जो है वो तने के द्वारा हो रही है और उसी में तना रूपांतरित हो गया है और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो गई है। तो अनुकूलन हुआ। ध्रुवीय समुद्रों में सील मछली, जैसे आप ये मछली को देखिए, इसकी स्किन देखिए, एकदम मोटी सी दिख रही है आपको, एकदम चिकनी दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरनल लेवल पर जो स्किन है वह मोटी वसा की परत बनाती है और किसका कार्य करती है? ऊष्मारोधी का। ऊष्मारोधी यानी कि हीट एक्सचेंज कम से कम हो, हीट इंसुलेटर का कार्य करती है ताकि यह अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है। और इस आंतरिक वसा की मोटी परत को हम क्या कहते हैं? ब्लबर। तो ब्लबर एक प्रकार का अनुकूलन है, सील मछली में पाया जाता है। ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीव, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा है,
तिब्बत में मानसरोवर है, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है ये। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो श्वसन यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, वहां पर एक प्रकार की बीमारी सामान्यतः पाई जाती है जिसे हम कहते हैं तुंगता बीमारी। ये बीमारी क्या है? मिचली यानी कि घबराहट, उल्टी जैसा महसूस होना, थकान, एकदम टायर्डनेस और साथ में ही हृदय स्पंदन दर में वृद्धि। तो वहां पर क्या पर्यानुकूलन होता है? वहां पर क्या पर्यानुकूलन होता है? मैंने यहां पर्यानुकूलन का नाम क्यों लिया, एक्लिमेटाइजेशन का नाम क्यों लिया, या दशानुकूलन? ये चीज क्या है? वहां पर व्यक्ति गया है तो वहां पर उस स्थिति में उसको क्या करना है? अनुकूलन करना है। लेकिन यह अनुकूलन यदि वो हमेशा के लिए रहता है तब वो जेनेटिक लेवल पर हो जाता है, लेकिन यदि वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए ऊंचाई पर गया है, तब उसमें वह पर्यानुकूलन कहलाएगा। वहां पर क्या होगा? आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा ताकि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए। दूसरा, वो सांस बहुत तेजी से लेगा ताकि ऑक्सीजन इनहेल ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। तो दो चीज़ें हमारे सामने हैं, अनुकूलन, एडेप्टेशन, और पर्यानुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन। ये दोनों चीज़ें क्या है? देखेंगे हम अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन उसको कहेंगे जो कि जेनेटिक लेवल पर चेंज करता है, जीनीय स्तर पर चेंज करता है और वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। कोई भी जीव बहुत लंबे समय से यदि रह रहा है तो उसके जेनेटिक लेवल पर चेंज हो जाता है, उसके आने वाली पीढ़ी में भी वही अनुकूलन बनता है, तो उसको हम कहेंगे अनुकूलन। तो पर्यानुकूलन क्या है? पर्यानुकूलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें भी जीव अपने आप को रहने के योग्य बनाता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। इसमें होने वाला परिवर्तन स्थायी नहीं होता और वंशागत नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमें गर्मी लगती है, हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ या फिर हिली स्टेशंस में जाते हैं। हिली स्टेशन में क्यों जाते हैं? ताकि वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। वहाँ गए, ठंड भी लगती है हमें, तो हम क्या करेंगे? स्वेटर पहनेंगे, कंबल, जैकेट, गर्म कॉफ़ी, चाय, कुछ ऐसी गरिष्ठ भोजन भी खाएंगे जिससे कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाएं। तो समझ में आया कि हमने कुछ स्थिति में अपने आप को चेंज कर लिया। हमारा टेम्परेचर तो वही रहा, लेकिन बाहरी परिस्थितियों में हमने अपने आप को ढाल लिया, दशा के अनुसार अपने आप को, बाहरी वातावरण को चेंज कर लिया। लेकिन जैसे ही हम वापस अपने स्थान पर आए, गर्म आवास में आए, तो हमने क्या स्वेटर पहना, कंबल पहना? नहीं, केवल कुछ समय के लिए ही वो अनुकूलन अपनाया था ताकि उस स्थिति में हम सरवाइव कर सके। उसको हम कहते हैं पर्यानुकूलन या दशानुकूलन, यानी दशा के अनुसार अपने आप में परिवर्तन ले आना। ये होता है एक्लिमेटाइजेशन या पर्यानुकूलन। हम ऊंचाई पर जाते हैं तब भी हमें एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे आर्कीबैक्टीरिया है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाले आवास में भी मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया है जो कि एकदम गर्म लावा, बहुत अधिक तप्त झरने हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं, तो वह उनका अनुकूलन है। मरुस्थल में व्यवहारिक साधनों का उपयोग करके, यानी कि कुछ भी, जैसे कोई छिपकली है, लिजार्ड है, लिजार्ड क्या करती है? यदि उसको ठंड लगती है तो वह धूप में आ जाती है और धूप में सन बाथ लेती है, उसको हम कहते हैं बास्किंग। सन बाथ लेना लिजार्ड का क्या कहलाता है? बास्किंग। यदि उसको गर्मी लगती है, टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या करेगी? छाया में चली जाएगी, पेड़ के नीचे चली जाएगी, यानी उसमें इतनी इंटरनल पावर है कि वो ठंड या सर्दी, इन दोनों में किस अनुकूलन को अपनाना है, व्यवहारिक साधनों के द्वारा वो तय कर सकती है। मिट्टी में बिल खोद लेगी, मिट्टी के अंदर घुस जाएगी, तो ये एक व्यवहारिक साधन है उस परिवेश में अपने आप को बनाए रखने का। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, समष्टियाँ या पॉपुलेशन। जैसे कि बहुत पहले ही बात कर रही है हमने कि एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। समष्टि स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है क्योंकि एक जीवों का एक समूह है, वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कोई शिकारी आ सकता है, या किसी भी प्रकार की मौसमी परिस्थिति ऐसी हुई कि वहाँ पर जीवों की संख्या कम हो गई या बढ़ गई, तो किसी कारण से उसमें चेंज आ सकता है। आज यदि एक जगह पर 100 व्यक्ति है दिए गए एरिया में, तो
हो सकता है 10 दिन बाद उसमें कुछ व्यक्तियों की संख्या में या तो कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए। तो समष्टि स्थायी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये कमल के फूल हैं तालाब में, इनकी एक पॉपुलेशन है। इसी प्रकार से संवर्धन प्लेट के जीवाणु भी एक पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है? व्यष्टि एक जीव है, सिंगल इंडिविजुअल है, और पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक कमल, दूसरा कमल, एक इंडिविजुअल तो ये हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? पॉपुलेशन। व्यष्टि में जन्म या मृत्यु, एक व्यक्ति की या तो जन्म हुआ है या फिर उसकी मृत्यु हुई है। नर होगा या मादा, या तो मेल या फीमेल। और तीसरा, परिवर्तित वातावरण का ये सामना कर लेते हैं, या तो सामना कर पाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन समष्टि में क्या होता है? जन्म दर कि कितने व्यक्तियों का प्रतिशत तो ने जन्म लिया और कितने व्यक्तियों की डेथ हुई। तो हम क्यूमुलेटिव उसमें निकालते हैं, उसको हम कहते हैं जन्म दर या मृत्यु दर। एक व्यक्ति की मृत्यु या एक व्यक्ति का जन्म समष्टि में शामिल नहीं है। लिंग अनुपात, कितने पुरुषों पर कितनी स्त्रियों का जन्म हुआ। जैसे हम लिंग अनुपात देखते हैं, हर राज्य का अपना एक लिंग अनुपात होता है, वैसे ही समष्टि का भी लिंग अनुपात है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा चयन, समष्टि के अंदर बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं, तो आवास में जो भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में कितने जीव उस परिवर्तित आवास को सहन कर पाए, उसी के आधार पर इनकी नेक्स्ट जनरेशन तय होती है। तो नेचर इनको सेलेक्ट करती है। आयु पिरामिड, एज पिरामिड, इसको समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक क्षेत्र है। एक क्षेत्र में यदि मैं कहती हूं कि 0 से 15 साल वाले बच्चे कितने हैं, 15 से 44 साल वाले व्यक्ति कितने हैं, 44 से 100 वर्ष तक के जीव कितने हैं। मैं बात मनुष्य की करती हूं, मानव, क्योंकि मैं बात पॉपुलेशन की कर रही हूं जिसमें एक ही जाति के जीवों का समूह है। इस प्रकार से मैंने दे दिया कि भी 0 से 15 साल वालों को अलग कर लो, 15 से 44 साल वालों को अलग कर लो, और 44 से ऊपर जितनी भी एज वाले जीव मनुष्य हैं उनको आप अलग कर लो। उनको अलग करने के पश्चात आप उनको एक आलेख में चित्रित करो। तो जो आलेख हमें मिलता है वह कहलाता है पिरामिड। प्रत्येक जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को आलेख के रूप में चित्रित करने पर आलेख हमें पिरामिड के रूप में प्राप्त होता है, और यही आयु पिरामिड है। इससे जनसंख्या वृद्धि को हम समझ सकते हैं कि पिरामिड किस तरह का बना है। ट्रायंगुलर बना है, या बेल शेप बना है, या फिर अर्न आकार का बना है। तो किस प्रकार का पिरामिड हमें प्राप्त हुआ है, इससे हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में अनुमान लगाना सुगम हो जाता है। जैसे कि कुछ पिरामिड अपनी बुक में दिए गए हैं। पहले पिरामिड की बात करने से पहले यंग, पूर्व जननशील, यंग, मैं एज ग्रुप दे देती हूं इसमें 0 से 15 साल वाले मनुष्य बच्चे, 0 से 15 साल वाले बच्चे जो हैं वह पूर्व जननशील, नाम से पता चल रहा है, जिसमें अभी तक कैपेबिलिटी नहीं है या सामान्यतः ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको हमने कह दिया यंग। जननशील या रिप्रोड्यूसिबल यानी कि जो जनन करने के योग्य हैं, 15 से 44 साल वाले मनुष्य। ठीक है, पश्च जननशील यानी कि रिप्रोडक्टिव एज इनकी जो 15 से 44 साल थी, उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं वह पश्च जननशील या ओल्ड एज में आ गए। 44 टू 100 कह दें आप, पैमाना कुछ भी लिया जा सकता है, 60, 70, 80, 90, मतलब उनमें रिप्रोडक्टिव एज निकल चुकी है। तो ये कैटेगरी है एक प्रकार की कि किस प्रकार से पूर्व जननशील, जननशील और पश्च जननशील को हमने देखा। अब इसके द्वारा ग्राफ कैसे बना, तो पहला ग्राफ हमारे सामने है त्रिकोणीय। इसमें जो ग्राफ मिलता है हमें त्रिकोणीय, जैसे मैं हाथ से बना रही हूं, ये है यंग। मान लो कोई एक जगह है, कोई एक एरिया है जहां पर हमें यंग की पॉपुलेशन यहां मिलती है, एडल्ट की ये मिली और ओल्ड की ये मिली। जैसे कि हमें दिख रहा है यंग, एडल्ट एंड ओल्ड, इनको देखूं तो हमें बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप मिलती है। त्रिकोणीय ग्राफ हो गया। इससे हमें देखने पर क्या पता चल रहा है कि यंग इज ग्रेटर देन एडल्ट एंड एडल्ट इज ग्रेटर देन ओल्ड। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? यंग की है, यानी कि बर्थ रेट ज्यादा है। ठीक है,
यंग का जन्म ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बर्थ रेट ज़्यादा है। इस प्रकार से त्रिकोणीय ग्राफ किसको शो कर रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि हमारी इंडिया में। ठीक है, सेकंड ग्राफ हमें दिखता है घंटी आकार का। देखिए यहाँ पर ये है यंग, ये है एडल्ट और ये है ओल्ड। तो यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये एक बेल शेप, जिसमें कि आपको इस प्रकार की अपीयरेंस दिखाई देगी, यंग, एडल्ट एंड ओल्ड। यंग और एडल्ट की संख्या तो है बराबर और इनकी संख्या है ओल्ड से ज़्यादा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जनसंख्या स्थिर है क्योंकि ओल्ड तो वैसे भी रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, तो यंग और एडल्ट दोनों इक्वल है और यहाँ पर ये है स्थिर जनसंख्या। और हमें जो कर्व मिलता है, वो हमें जो पिरामिड मिलता है वो है घंटी आकार का। कहाँ मिलेगी? यूके एंड यूएस में। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का ग्राफ है अर्न शेप, जैसे कमंडल शेप होता है। इसमें हम देखेंगे कि ये है यंग, ये है एडल्ट और ये है ओल्ड। तो एडल्ट की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में है ओल्ड की और उसके बाद में है यंग की। तो आपने क्या देखा, इसमें एडल्ट ज़्यादा है। एडल्ट ज़्यादा होने के कारण रिप्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन यंग की संख्या कम है। यंग की संख्या कम होने के कारण बर्थ रेट बहुत कम हो गई है, और जहाँ जन्म दर कम होती है तो वहाँ पर हम जनसंख्या को घटती हुई दिखाई देते हैं, घटती हुई बताते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में चाइना की बात हम इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन ग्राफ हमें इसमें देखने को मिले। इस प्रकार से हमें तीन पिरामिड, त्रिकोणाकार, बेल शेप और अर्न शेप देखने को मिले। समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जीवों की संख्या। जैसे कि ये है इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने जीव रहते हैं, और ये है एरिया, एक दिए गए एरिया में कितने जीव उपस्थित है वह कहलाता है वहाँ के आवरण का पॉपुलेशन डेंसिटी, PD, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल्स टू N/S। जैसे कोई एक एरिया है, 1 किलोमीटर में यदि 50 मनुष्य रहते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी 50। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान व बाघ आरक्षित क्षेत्र में गणना प्राय पग चिन्हों व मल गुटिकाओं यानी कि पैलेट पर आधारित है। जैसे नेशनल जो भी अभ्यारण्य है, सेंचुरीज है, वहाँ पर हम बाघों की गणना किस पद्धति से करते हैं, उनकी फुटप्रिंट्स लेते हैं, उनकी मल गुटिकाएँ हैं जो पैलेट्स है उस पर आधारित है बाघों की गणना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि बाघों की गणना किस पद्धति पर आधारित है। समष्टि वृद्धि, समष्टि स्थैतिक प्राचल नहीं है। हमने पहले भी बात करी है कि समष्टि हमेशा गतिशील है, उसमें लगातार चेंज आता रहता है। चेंज कैसे आएगा? समष्टि किस पर निर्भर करती है? आहार उपलब्धता। एक जगह पर यदि 100 जीव रहते हैं, लेकिन यदि वहां पर 500 जीव आ गए तो आहार की क्या हो गई? कमी। यानी कि समष्टि का जो साइज है वो आहार पर निर्भर करता है कि उनके पास भोजन कितना है, रहने के लिए आवास कितना है। परभक्षण, शिकारी कितने आ गए? अभी तो केवल एक शेर ही घूम रहा था, 10 शेर आ गए, तो वहां पर परभक्षण की कैपेसिटी भी डिपेंड करती है पॉपुलेशन के साइज को। मौसमी परिस्थितियां भी निर्भरता रखती है, जैसे कि ठंड बहुत बढ़ गई या फिर बारिश, आंधी, तूफान, जहां पर जीव नहीं रह पा रहे लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि वहां रहना है, तो पॉपुलेशन में चेंज संभव है। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बढ़ाने वाले कारक, जन्म दर। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा हम यहां देखते हैं। जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जहां पर एक ही जाति के जीवों की संख्या, मनुष्य का उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कि एक पॉपुलेशन का साइज है, एक क्षेत्र पर रह रहे हैं मनुष्य रह रहे हैं या फिर कोई भी एक जाति के जीवों की संख्या है ये, यानी कि हम किसी भी जाति के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो किस में है? एक ग्रुप में रह रही है। यदि वहां पर किसी का जन्म हो गया, जैसे अभी मान लो 100 व्यक्ति रह रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वहां पर 5 व्यक्तियों का जन्म हो गया। 5 व्यक्तियों का क्या हो गया? जन्म हो गया, बर्थ हो गया। तो अब इसका साइज कैसे हो गया? 105, यानी पॉपुलेशन में क्या हुई? वृद्धि हुई। मान लो 5 इसमें कोई आवास में घूम रहे थे, लेकिन उनको ये पॉपुलेशन अच्छी लगी और वो इसके अंदर आके रहने लग गए।
मान लो वह व्यक्ति थे 5, तो 5 तो जन्म के द्वारा और 5 आए किसी भी आवास को छोड़ करके इस पॉपुलेशन में रहने के लिए। तो ये तो हो गया बर्थ और ये हो गया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इम, आप इसको याद रखेंगे, इम, इम मतलब इन, अंदर। तो इमिग्रेशन से भी और बर्थ से भी 10 की संख्या में वृद्धि हुई तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये कहलाता है पॉपुलेशन गेन या पॉपुलेशन में वृद्धि। इसी तरह से यदि एक पॉपुलेशन है ये जिसमें कि मान लो 100 की संख्या है लेकिन डेथ हो गई 4 मेंबर्स की, तो वह भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि अब उसके अंदर कितने जीव रह गए, 96 रह गए। और साथ ही 6 जनों ने कह दिया कि मैं तो इस जगह पर अब रहूंगा नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूं, तो वहां पर 6 लोग बाहर निकल गए। अब यहां पर कितने लोग रह गए, 90 लोग रह गए। तो ये जो 6 लोग बाहर गए हैं, छोड़ करके चले गए इस आवास को, उसको हम क्या कहेंगे, एमिग्रेशन। एमी यानी कि एक्सिट, बाहर निकल गए। तो आपने ये देखा कि यहां पर क्या हो गया, पॉपुलेशन का लॉस हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन में कमी हुई है। ठीक है, तो जन्म दर जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान समष्टि के आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन, पॉपुलेशन के अंदर कोई भी जीव अपने आवास को छोड़ करके आया है और इस पॉपुलेशन में रहना चाहता है। जीवों की या वैश्यों की वह संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। ये दोनों फैक्टर्स क्या थे, पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने वाले। समष्टि घनत्व को घटाने वाले कारक, मृत्यु दर, डेथ या मॉर्टेलिटी, दी गई अवधि के दौरान होने वाले मौतों की संख्या। एक बात ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दर की। समय के साथ दी गई अवधि भी इंपॉर्टेंट होती है। यदि 2 व्यक्तियों ने जन्म लिया है तो हम उसको बर्थ रेट नहीं कहेंगे, 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है तो हम उसको डेथ रेट नहीं कहेंगे। समय के साथ यदि हम बात करते हैं और दी गई अवधि के दौरान बात करते हैं तो वह क्या कहलाएगी, समय दर। ठीक है, उत्प्रवासन या एमिग्रेशन, व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ये है उत्प्रवासन। जैसे कि एक ग्राफ यहाँ बनाया गया है, समष्टि जनसंख्या घनत्व है, कोई भी एक जनसंख्या है, बर्थ रेट के कारण तो इसके अंदर आ गई, यानी कि समष्टि घनत्व में वृद्धि हुई। आप्रवासन कहीं और से आ गए तो भी समष्टि घनत्व में वृद्धि हुई। लेकिन यदि डेथ हो गई है किसी भी जीव की तो वह क्या हो गया, बाहर चला गया, तो वहां पर भी समष्टि घनत्व में कमी आ जाएगी। बाहर निकल गया, उत्प्रवासन, एक्सिट हो गया है, तो समष्टि घनत्व में वहां पर भी कमी आ जाएगी। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जैसे हमने ग्राफ में देखा था, पॉपुलेशन गेन बर्थ के कारण होगा या इमिग्रेशन के कारण होगा। ऋणात्मक वृद्धि यानी कि या तो डेथ हो गई है या एग्जिट हो गया है, वहां से एमिग्रेट कर गया है। शून्य वृद्धि यानी कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन इक्वल्स टू डेथ प्लस एमिग्रेशन। 10 जने किसी न किसी कारणवश आए थे, चाहे वो बर्थ के द्वारा आए हैं चाहे इमिग्रेशन के द्वारा, और 10 ही व्यक्ति चले गए, चाहे उनकी डेथ हो गई चाहे वो उस आवास को छोड़कर चले गए। तो उस स्थिति में जो पॉपुलेशन का साइज है वह समान रहेगा। एक फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, NT+1 इक्वल्स टू NT प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। हमें ये पता चल गया है बर्थ प्लस इमिग्रेशन यानी पॉपुलेशन में कितने व्यक्ति जुड़े हैं, डेथ प्लस E यानी पॉपुलेशन से कितने व्यक्ति बाहर गए हैं। NT प्रारंभिक समय पर, यानी कि जो भी आपको समय दिया गया है, शुरुआती समय है या शून्य समय है, वहां पॉपुलेशन का साइज क्या है। NT प्रारंभिक या शुरुआती समय पर जो पॉपुलेशन का साइज दिया गया है वह है NT, लेकिन आपको कुछ समय के बाद की वो पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है तो वह हो जाता है NT+1। तो NT समय T पर समष्टि घनत्व, NT+1 समय T+1 पर समष्टि घनत्व। शुरुआती जो पॉपुलेशन का साइज दिया गया है वह है NT
और आपको जिस समय के लिए पूछा जा रहा है वह है n+1 और ये वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए तो अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। वैसे न्यूमेरिकल नहीं, आपको ये केवल फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा समष्टि के बारे में, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन के साथ ही अनुकूलन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वृद्धि मॉडल्स के बारे में, लॉजिस्टिक और ज्योमेट्रिकल कर्व कैसे होते हैं, एस शेप किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करता है, एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। धन्यवाद।